वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास लेके हैं राजस्थान जीके की और क्लास नंबर 31 यानी 31 नंबर की आज हमारी ये क्लास होगी। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों के साथ रोज 8 बजे आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं, जो राजस्थान जीके के इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और जिसने अब तक टेलीग्राम पर नाना क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सभी स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और अपने परिवार के साथ घर पे रहते हुए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अध्ययनरत होगी। सबसे बड़ी बात है, रखो हर विद्यार्थी घर पे है और सरकार ने कह रखा है घर पे रहना है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन को पालन करना तो है ही। अध्ययनरत कितने हैं वो सबसे बड़ी बात है, अध्ययन करना है। जैसे ही कोरोना समाप्त होगा, परीक्षा की जड़ियां लग जाएगी आपकी। पटवार, ग्राम सेवक आ जाएगी, रीट की, वनपाल, वन रक्षक, बीएसटीसी, पीटेट सब एग्जाम होंगे। तो इनको मद्देनजर रखते हुए तैयारी करनी है। और आपके साथ रोज सुबह 7 बजे और शाम 8 बजे की क्लासें आपको लगातार प्राप्त हो रही है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा या मोती महल? कुंभा महल है ये, ठीक है। इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बता देता हूं आपको, 25 मार्च 2019 को आर्थिक अनुबंधक उद्योग विभाग का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। मैं आज लगभग वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो उद्योग विभाग भर्ती 2018 जिसका पेपर 25 मार्च 2019 को हुआ था, पूरे क्वेश्चन। तो देखो, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा का महल है। तो मोती महल नहीं है, ये मोती महल उदयपुर के अंदर है स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, ध्यान रखना। पेपर में सीधा सीधा पुट हुआ है। फिर अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर, नाडोल, जालोर या रणथंभौर? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए, अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा की गई थी। ये आपको याद होगा। उससे पहले ये कहाँ के चौहान थे? सांबर के चौहान कहलाते थे। उनकी राजधानी क्या थी? सांबर थी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि अजमेर 1113 के बाद अजमेर राजधानी होगी, उससे पहले अजमेर के जो चौहान है वो कहाँ के चौहान कहलाते थे? सांबर। और इस सांबर के चौहानों की जो नींव डाली थी, वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जिसने 551 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का भी निर्माण करवाया और चौहानों की नींव भी डाली। और एक नाडोल की शाखा भी थी। निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता? निम्न में से कौन सा त्योहार है वो सावन के महीने में नहीं आता? नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखो, नाग पंचमी तो आती है सावन महीने में, सावन तीज भी आती है और रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को आती है। जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी है, ये भाद्रपद महीने में आती है। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी बनाई जाती है। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अब मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आर्थिक अन्वेषण उद्योग विभाग भर्ती 2018 जिसका पेपर 25 मार्च 2019 को हुआ, वो सारे क्वेश्चन। अब अंदाजा लगा लो आप कितनी तैयारी में और पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? जोधपुर के शासक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। बहुत बार आ गया, तख्त सिंह जोधपुर के उस समय शासक थे। अच्छा, अभय सिंह कहाँ के थे? जब 1730 में खेजड़ली बलिदान हुआ था तो अभय सिंह शासक थे। अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे और जसवंत सिंह मारवाड़ के एक प्रथम शासक आए, एक द्वितीय शासक आए। राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान की किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? देखो, चार चीजें आपके सामने है। तारागढ़ का किला, जंतर मंतर, आमेर की हवेलियां, हवा महल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जंतर मंतर। जंतर मंतर वेधशाला को 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था, ये आपको पता है। और अभी 2019 में जयपुर के परकोटे को भी शामिल किया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और 2013 के अंदर
राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन, जंतर मंतर जो जयपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने 1734 में करवाया था। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया गीत, पुष्कर मेले से, दशहरा मेले से, भरतरी मेले से, या केला देवी? बहुत बार आपको बता चुका मैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। केला देवी करौली के अंदर कालीसील नदी के किनारे जो मेला लगता है, वह लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं और लांगुरिया भक्त नृत्य करते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़? राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? सीधी सी बात है, भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा फड़ चित्रांकन। पता है ना, कपड़े पर किसी लोक देवता की गाथा लिखी जाती है, फिर उसको अलग अलग किसी अलग, जैसे गोगा जी है, या पाबू जी है, रामदेव जी है, या किसी की जिसकी भी लिखी जाए, जरूरी नहीं है कि फिक्स लोक देवता की लिखी जाए, किसी की भी लिखी जा सकती है। अमेरिका में आपको पता है अमिताभ बच्चन पर भी फड़ लिखी गई थी, तो अलग अलग लिखी जाती है। देलवाड़ा मंदिरों के समूह में मंदिर है, 4 है, 5 है, और ये यहाँ पे क्या कोटा नहीं है, ध्यान रखना, 7 है, 7 है या 6 है, यानी देलवाड़ा के मंदिर है। याद, ये तो आपको पता ही है, देलवाड़ा के मंदिर जो सिरोही के अंदर है, समूह है उनके मंदिर। अब एक साथ इकट्ठे कितने मंदिरों का वो समूह है? देखो पेपर में से आ गया कि देलवाड़ा मंदिरों के समूह में कितने मंदिर है? 4, 5, 6, 7। तो याद रखना 5 मंदिरों का समूह है। जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार और नगर नियोजक कौन सा था? लगा लेना स्टार, पक्का आने वाले पेपरों में फिर पूछा जाएगा, क्योंकि 2019 में जयपुर नगर के प्रकोटे को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद से अब तक राजस्थान में कोई ढंग के एग्जाम नहीं हुए, ध्यान रखना। 2020 कोरोना में गया, 21 चल रहा है, अब जैसे ही एग्जाम होंगे धड़ाधड़ ये क्वेश्चन आएंगे। तो जयपुर नगर की स्थापना आपको पता है 18 नवंबर 1727 को भाई जय सिंह के समय हुई थी। तो उस समय इसके वास्तुकार और नगर नियोजक थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। और इस नगर की जो नींव रखी थी वो पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा रखी गई। गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया। मैंने एक दिन आपको बताया था कि एग्जामिनर 3 प्रकार के क्वेश्चन डालता है, हमेशा डालता है। एक उच्च बुद्धि लब्धि के जो विद्यार्थी होते हैं उसके हिसाब से, एक मध्यम और एक निम्न स्तर के, यानी सभी को फायदा हो, नुकसान किसी को नहीं हो। और अक्सर पेपरों में देखा जाता है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि के जो बालक होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, वो अक्सर आसान क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। देखा होगा कई बार आपने, आपके गांव में सुना होगा कि वो इतो पढ़े हो सिलेक्शन को नहीं। ये तो किस्मत को होते हैं ना। तो मेहनत करने से किस्मत अपने बाप होती है। और जिंदगी में एक याद रखना, जो सच्चे मन से मेहनत करेगा कभी भी सफल असफल नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी कभी भी ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं हुआ, सफल होता ही है निश्चित। लेकिन मेहनत आपकी कैसी है, हाँ टाइम लग सकता है। कई बार तो पहला एक कोई विद्यार्थी होता है पहले पेपर में पास हो जाता है, कोई 3-4 देता है तब पास होता है, कई बार 10-10 पेपर देने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन 11वां पेपर देते उसका सिलेक्शन निश्चित है, ये ध्यान रखना। तो गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? सीधी सी पड़ी है, सीकर। कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता ताम्र सभ्यता की जननी कही जाती है। निम्न में से राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। दादू दयाल, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी? क्योंकि इस क्लास का हमारा जो नाम है वो हमने दिया है हमारे सवाल आपके जवाब। फिर भी आपको मैं तथ्य साथ साथ में थोड़ी स्पीडली बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो को 50 क्वेश्चन है तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं रखना चाहता। राजस्थान के कबीर किसको कहते हैं? दादू दयाल जी को कहते हैं, जिनकी मुख्य पीठ नारायणा जयपुर के अंदर है, ये याद रखना। दादूपंथी। बाबू जी प्लेग रक्षक लक्ष्मण के अवतार, गोगा जी सांपों के देवता, रामदेव जी कृष्ण के अवतार। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा? अब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने सर्वप्रथम किसको भेजा था? मान सिंह को, भगवंत दास को, जलाल खां को, टोडरमल को। ये चारों थे, लेकिन सबसे पहले किसको भेजा? अब सूत्र तो आपको याद ही है, जम भट्ट। कौन सा भट्ट? जम भट्ट। जलाल खां सबसे पहले आया था, उत्तर हो गया जलाल खां। 2 नंबर पे मान सिंह गया था, 3 नंबर पे भगवंत दास गया था, और 4 नंबर पे टोडरमल गया था। चारों ही समझाने में असफल हो गए, और फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को। राजस्थान के कौन से ताम्र पत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? कितना शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से ताम्र पत्र से, ताम्र मतलब तांबे के पत्थर से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? आहड़,
खेरोदा, पुर या चिकली? हाई लेवल का क्वेश्चन, बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी हमें ये नहीं मिलता, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो इसका जवाब तो मैं आपको देता हूँ, पुर ताम्रपत्र से। आगे से ध्यान रखना कभी पेपर में आ जाए, ठीक है। इनका आता पता नहीं होता, इन ताम्रपत्रों का बहुत कम जानकारी होती है, तो पेपर में आ जाते हैं। पुर ताम्रपत्र। रानी कर्मावती का जोहर कब होता है? 1534 में चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह इस पे आक्रमण करते हैं, याद रखना। राज विनोद का रचिता कौन है? राज विनोद का रचिता कौन है? अब आपने नाम वीर विनोद तो सुना है, वीर विनोद तो आपने नाम सुना है, वीर विनोद के लेखक तो श्यामल दास है, लेकिन यहां प्रश्न में आ गया राज विनोद। नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, श्यामल दास, किशोर दास। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, एक पेपर में अगर कोई ग्रंथ आ गया ना, तो इतने सारे राजस्थान में ग्रंथ है, रटने लग जाते हैं, फिर भी कोई बाहर से आए। तो ग्रंथों को रटने की जरूरत नहीं, आराम से रिलैक्स से रिवीजन करते रहो बस। एक कुछ जैसे 50 में से 5 क्वेश्चन तो मान के चलो छोड़ने वाले होते हैं, उनके लिए दूसरे क्वेश्चन नहीं छोड़ना। जैसे इस प्रकार के आगे को रटने लग जाते हो, तो पढ़ना सारा ही है, लेकिन कुछ चीजें जैसे ग्रंथ वगैरह, इतने सारे ग्रंथ है, उनको आप बार बार लिखो तब वो याद होते हैं। तो राज विनोद के रचयिता कौन है? सदाशिव भट्ट। कौन से भट्ट? सदाशिव भट्ट। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? लगा लेना स्टार। मैं आज यहाँ पे कुछ टॉपिक लिख रहा हूँ। 1857 की क्रांति आंदोलन, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, प्रजामंडल और एकीकरण, इनसे क्वेश्चन 101% हर पेपर में आता है, और ये टॉपिक हर एक एग्जाम में रखना। इनको तो बढ़िया तरीके से एक एक बिंदु लिख कर और याद करना, पेपर में आते ही हैं। और खास करके मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी, ये तो एग्जामिनर के रट्टे पे रहते हैं, ध्यान रखना। एक भील, कालीबाई, रास्तापाल कांड, ये 3 तो पक्के पेपर में आते हैं। तो एक ही आंदोलन चलाया था, ये भगत आंदोलन चलाया था, सीधी सी बात है। संप सभा 1883 में स्थापना सिरोही में। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? अब देखो प्रजामंडल का क्वेश्चन आ गया ना। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिरला, जमुनालाल बजाज या कपूर चंद पाटनी? सही जवाब है जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में हुआ। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में पहले कपूरचंद पाटनी ने की थी, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया और दोबारा इसकी 1938 में जमुनालाल बजाज इसकी स्थापना दोबारा करते हैं, और इसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? 1938 में जमुनालाल बजाज। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? मध्य प्रदेश, मुंबई, गुजरात, राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप एकीकरण पढ़ते हो तो आप एक बड़ी बात शानदार तरीके से पढ़ते हो कि राजस्थान की किस रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ? सिरोही का। एक तो किसमें? छठे चरण में, और एक 7वें चरण में। क्या कारण था? तो सिरोही में एक स्थान आता है हातल गांव, और हातल गांव के रहने वाले थे गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। अब क्या हुआ, जब छठे चरण में शामिल किया गया, तो सिरोही का प्रशासन, यानी सिरोही का जो माउंट आबू क्षेत्र है, अत्तल गांव, और ये है, ये मुंबई या कह सकते हैं बंबई था उस समय। ठीक है, उस समय मुंबई नहीं बना था, बंबई था, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र इकट्ठे थे, 1960 में अलग हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 जनवरी 1949 को मुंबई को सौंप दिया गया, लेकिन लोगों ने फिर कहा कि हमें इसमें मिलाइए, राजस्थान में, हमें राजस्थान में मिलाइए, ऐसे विवाद चलता रहा। और फिर 7वें चरण में जो बचा था ना माउंट आबू का क्षेत्र, वो जो प्रशासन मुंबई को छुपा था, वो वापस कहा सौंप दिया? राजस्थान को सौंप दिया। इसलिए इंपॉर्टेंट। वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये तो बहुत आसान है, वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। कौन से? भोगीलाल पांड्या। स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थी? स्वतंत्रता सेनानी थी और राजनीतिज्ञ थी नगेंद्र बाला। अब पढ़ते हो ना आप, राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख, राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख, तो कोटा शहर की प्रथम जिला प्रमुख बनी थी नगेंद्र बाला। याद रखना इस क्वेश्चन को। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली। तो चंपाकली कहां पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बस्सी, टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका। तो बस्सी है चित्तौड़गढ़। कहां पे? जो बस्सी अभयारण्य है वो चित्तौड़गढ़ में है।
रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? इसको तो आगे आने वाले समय में भी स्टार लगा लो, भी पक्का पेपर में आएगा, टपकेगा 101%। देख लेना, कोई ना कोई एग्जाम में पक्का आएगा। अब पहले आ चुका है, बाद में तो आएगा ही। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है? इसका उत्तर तो है बूंदी। क्यों है? क्योंकि ये रामगढ़ राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित प्रस्तावित हो चुका है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स के बाद चौथा रामगढ़ विषधारी जो बूंदी के अंदर है, ये प्रस्तावित हो चुका है। इसका मतलब चर्चा में आ गया तो पेपर में आ गया। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वनाच्छादित होने चाहिए? यानी भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार वो अलग अलग भौतिक प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो यानी पहाड़ी इलाकों में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए हर राज्य में? अगर कोई पहाड़ी इलाका है तो 65% होने चाहिए। अब आप सोचते हो कि वन नीति के अनुसार तो 33% होना चाहिए, वो तो टोटल भौगोलिक है। पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, जो उपजाऊ क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, उन हर एक आधार पर अलग अलग बांटा हुआ है। तो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे, वहां पे कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? 65%। तो हमारा पहाड़ी क्षेत्र कौन सा? अरावली है। ये क्वेश्चन देखो पेपर में पूछा गया। निम्न में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा केर और थोर, अब जो पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं बड़े आसान सिक्के से उत्तर देंगे, हालांकि आपको समझ में आ गया, क्योंकि केरिया हुआ नहीं, केरिया, केरिया को अचार गला है, केरिया की सब्जी बनावे, बे केरिया, बे केर हुआ केर। और थोर कांटेदार होते हैं, थोर वो रेतीले मैदान में सबसे ज्यादा होता है। अब केरिया लगे हुए हैं, ध्यान रखना। निम्न में से किस प्रकार की मृदा में लिथोसोल्स भी कहलाती है? निम्न में से कोई किस प्रकार की मृदा लिथोसोल्स भी कहलाती है? इसको कहते हैं लिथोसोल्स। इस प्रकार के क्वेश्चन गहराई से पढ़, तो जो पर्वतीय मृदा होती है उसको लिथोसोल्स भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? कोपेन, तिवार्था, थर्नवेड, इन तीनों की जलवायु रट लेना, पेपर में आएगी। पटवारी, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक में तो पक्की है, याद रखना। BSHW किस क्षेत्र के जलवायु को दर्शाती है? तो जालोर को दर्शाती है, ध्यान रखना। BWHW ये तो दर्शाती है आपके जैसलमेर, बीकानेर और जो बाड़मेर का क्षेत्र है, लेकिन सिरोही, जालोर और ये पाली, ये जो क्षेत्र आ जाता है वो BSHW में आ जाता है। कितना नजदीकी देखो ऑप्शन दिया इसने। जाखम, माही और एरुन तीनों नदियां राजस्थान के निम्न में से किस जिले का निरूपण करती है? जाखम, माही और एरुन तीन नदियां हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिले का निरूपण करती है? उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़, किरोई। निरूपण का मतलब तीनों नदियों का संबंध किस जिले से हो। बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ जिले। देखो टोंक तो बिल्कुल नहीं होगा, करौली बिल्कुल नहीं होगा, उदयपुर में जाखम जाती नहीं है क्योंकि भंवर माता की पहाड़ी बांस प्रतापगढ़ से निकलकर और ये बाणेश्वर धाम डूंगरपुर में मिल जाती है, तो प्रतापगढ़ से निकलती है, जाहिर सी बात है। इरू भी इधर से होगी, और जो माही है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के एकदम किनारे से आती है, तो बंद हो गया। यही क्वेश्चन। अब हमें पता है कि माही नदी प्रतापगढ़ में बहती नहीं है, लेकिन उसका प्रवाह क्षेत्र तो है ना, कांठल की जो कांठल का मैदान है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। तो इस प्रकार ऑप्शन पे आधारित ये क्वेश्चन होते हैं। फार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? फार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? ध्यान रखना, CAW ये चीजें समझनी पड़ती है, EAD, CAW, DBW, DAW, ठीक है, इनको याद करना है आपको। तो आज मेरा टारगेट ये रहेगा कि आप जाके आज जलवायु का टॉपिक पढ़ो। ये वीडियो जैसे खत्म हो गया, कल पढ़ लेना, कल सुबह पढ़ लेना। राजस्थान की जलवायु सारे टॉपिक पढ़ोगे, सारे विद्यार्थी पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करोगे हाँ सर हमने पढ़ लिया और हमें समझ में भी आ गया, क्योंकि अब मैं सीधा तो आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। राजस्थान की किस नदी को मसूरती नदी भी कहते हैं? किस नदी को मसूरती नदी भी कहते हैं? तो सीधी सी बात है, किसको कहते हैं? कांकनी नदी को कहते हैं, जो जैसलमेर में बहती है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी मानी जाती है, 17 किलोमीटर के आसपास में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? कई साल बड़ा क्वेश्चन आया था ये, कौन से जिले में नदी है ही नहीं? अजमेर, चूरू, गंगानगर, झुंझुनू, ये तो पता ही है आपको। चूरू में नहीं है, चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले हैं जहां पे नदी नहीं है। 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर,
अजमेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बूंदी, कोटा। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब छप्पन का मैदान तो बनाती है माही नदी। अब किन किन जिलों में, अब यहाँ ऑप्शन सीधे आ गए, बाड़मेर, जैसलमेर, ये तो सारे कट गए, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। अब हालांकि चित्तौड़गढ़ की कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑप्शन इस प्रकार का है, पेपर में इससे आया तो हम उत्तर करेंगे कि नहीं करेंगे, वहां से थोड़ी लिख देंगे चित्तौड़गढ़ में इतनी है काट दो, तो ये तो कटे वैसे ही पड़े तो चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रभाव क्षेत्र हो सकता है नहीं हो, लेकिन ऑप्शन है। और बता देता हूँ, कल संडे है, संडे के दिन आपको क्लास नहीं मिलती है, छुट्टी होती है। सुबह 7 बजे आपको जीके का वो राजस्थान करंट का टेस्ट होगा। सोमवार को 8 बजे जब क्लास होगी तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पढ़ के आना। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, उससे कम 30 क्वेश्चन पक्के होंगे। इसी टेस्ट में 8 बजे 30 क्वेश्चन होंगे, और उसमें खास करके कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, विराट, 4 सभ्यता अच्छे तरीके से पढ़ के आना। एक बागोर, ठीक है, ये सभ्यता, इनसे मैं 30 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत, यानी एनसीईआरटी की बुकों में से और निकाले हुए वो क्वेश्चन आपको दूंगा, तो वो आप एक बार प्राचीन सभ्यता जरूर पढ़ के, ताकि उन क्वेश्चनों के जवाब दे सको। उत्तर पता लग गया। अगला, विराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? विराट, विराट की पहाड़ियां सुनिए, अलवर, जयपुर, टोंक, ये तो है, लेकिन अजमेर शामिल नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है? ऐसे क्वेश्चन तो आप क्या छोड़ते हो, पेपर में आया हुआ, देखो 2019 में आया हुआ, मार्च 2019 में, पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर रेड क्लिप की रेखा लगती है, ये भी पेपर में आ गया। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं है? ये क्वेश्चन आप, IWRM के लिए चयनित नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर नहीं है। बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बिशलपुर, जाखम, ज्वाई, गुड्डा। अब देखो, बिशलपुर तो टोंक में है, जाखम प्रतापगढ़ में, और ज्वाई पाली में है, तो एक ही बच गई, कौन सी? गुड्डा परियोजना। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट। चूलिया जलप्रपात आपको बताया चंबल नदी पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में, रावत बाटा में बना हुआ है, पढ़ते हो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब आपको पता होना चाहिए रावत बाटा में कौन सा बांध बना हुआ है, तो राणा प्रताप सागर बांध है, जो राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, और इससे जो बिजली उत्पादित होती है वो 115 मेगावाट होती है। 4 बांध चंबल पे बने हुए हैं। कांकरेज किसकी नस्ल है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया, कॉन्करेज या कॉकरेज, वो कॉकरेज नहीं, कांकरेज किसकी नस्ल है? ऊंट की, बकरी की, भैंस की, गाय की? गाय की कांकरेज भैंस। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? 10 जलवायु कृषि प्रदेशों में बांटा हुआ है राजस्थान को, तो सबसे बड़ा कौन सा है? आई, यानी फर्स्ट ए, जो अपना पश्चिमी शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र है ना, शुष्क कृषि प्रदेश, ये सबसे बड़ा है। देखो, इसके भी भाग है, जलवायु पढ़ने के बाद ये कृषि का ये टॉपिक पढ़ लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, खास करके अधीनस्थ बोर्ड पूछता है। निम्न में से कौन सी पीएच प्रास क्षारीय मृदा की सूचक है? निम्न में से कौन सी पीएच प्रास जो क्षारीय मृदा की सूचक है, तो 8 से ऊपर होती है वो पीएच मान क्षारीय मृदा की क्या होती है? सूचक होती है। निम्न में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया जाता है? ये तो सुबह आज 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में, देखो 2019 में भी विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया, 2021 के पेपर में भी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूछा गया, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए, राजस्थान में प्राचीन काल से ही अतिथि का सत्कार व उसकी आगवानी के निमित्त उपयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र, जो अलवर व सवाई माधोपुर में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह प्राचीन काल से अतिथि का जब सत्कार किया जाता है, उसकी आगवानी के लिए प्रयोग किया जाता है उस वाद्य यंत्र को। हिंगी होता है, शंख होता है, मस्क होता है, या अलगोजा होता है, और इनके बारे में मैं पूरा वाद्य यंत्र के बारे में आपको शाम 8 बजे की क्लास में दे चुका हूँ। सॉरी, 9 बजे की क्लास में, पहले 9 बजे के वीडियो आपको चलते थे, अब एक बार थोड़े बंद कर दिए, दोबारा स्टार्ट करेंगे, उसमें लगभग आपको मैं सारे टॉपिक दे चुका हूँ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलगोजा। कौन सा? अलगोजा। प्राय मंदिरों में राजा महाराजाओं के महलों में मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला लगभग 4 फुटी गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी, जो भैंस की खाल से मंडी हुई से बने वाद्य यंत्र कौन सा है? मंदिरों में देखा ना, इस तरह का पड़ा होता है, इस तरह का, ऐसे इसको बजाते हैं, ठोकते हैं, शाम को आरती वगैरह होती है। राजा महाराजाओं के महलों में मुख्य द्वार पर ऐसे भी महाराज
जब महाराज राजा महाराजा दरबार में आते थे तो कहते हैं ना, महाराज पधार रहे हैं, और वो डमडमा सा बजाते थे, ये है वो, उसको कहते हैं नौबत। क्या है? नौबत। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र और बाड़मेर क्षेत्र के रायका के फकीरों का लोकप्रिय अति प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, और बाड़मेर क्षेत्र के जो रायका फकीर है वो लोकप्रिय और उनका बहुत ही अति प्रिय वाद्य यंत्र है, वो कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। कौन सा? अलगोजा। निम्न में से कालबेलिया जाति द्वारा किस वाद्य यंत्र को नहीं बजाया जाता? कालबेलिया जाति है तो सांपों को नचाने में काम में सांप वगैरह रखती है, कौन सा वाद्य यंत्र है वो नहीं बजाती? खंजरी, पुंगी, मुरलास, खड़ताल नहीं बजाती। कौन सा? खड़ताल। इस वाद्य यंत्र को राजस्थान विशेषकर मारवाड़ में सुंदरी व नफीरी के नाम से जाना जाता है। इस वाद्य यंत्र को राजस्थान विशेष करके मारवाड़ क्षेत्र में सुंदरी व नफीरी के नाम से जाना जाता है। शहनाई को, इसको शहनाई को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो और वाद्य यंत्र से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। जो टॉपिक यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उनको आप जरूर जाकर पढ़े, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। वह वाद्य यंत्र जो बांसुरी, अलगोजा व शहनाई तीनों की विशेषताएं रखता है, जिसे गडरिया, मेघवाल और मुस्लिम कलाकारों द्वारा बजाया जाता है, वह कौन सा है? बांसुरी, अलगोजा, शहनाई तीनों की विशेषता प्रकट करता है, तो वह सतारा, और सतारा एक सुशील वाद्य यंत्र है। सन्यासियों का प्रिय वाद्य यंत्र जिसका निर्माण पशुओं के सींग से किया जाता है, यानी सन्यासी बजाते हैं उसको, और उसका निर्माण पशुओं के सींग से, तो सीधी सी बात है, सींग से क्या बन गया? सिंगी बन गया। और वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़ और भील कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है। आम की लकड़ी से बनाया जाता है वो वाद्य यंत्र, और जिसे कामड़, भील और कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है, खंजरी। कौन सी? खंजरी वाद्य यंत्र। निम्न में से किस स्थान पर नागणेची माता का प्रसिद्ध मंदिर नहीं है? निम्न में से ये नागणेची माता राजस्थान में राठौड़ वंश की कुल देवी है, कहाँ मंदिर नहीं है? तो नगाना गांव में तो मुख्य मंदिर है ही, मेहरानगढ़ में भी है, और जूनागढ़ में भी है, जूनागढ़ बीकानेर में। तो कहाँ पे नहीं है? उदयपुर में नहीं है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना किसके सहयोग से की थी? राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना किसके सहयोग से की थी? राजपूतों, जाटों, सांखला या बाटियों? याद रखना, जाटों की सहायता से राठौड़ वंश की स्थापना की थी 1465 ईस्वी में, और 1488 में राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया था आखा तीज के दिन। ये आपके टोटल कितने? 50 क्वेश्चन हो गए, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और कल के विद्यार्थियों के मैं कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा कि उन्होंने कौन से जवाब दिए, कितने विद्यार्थियों ने कहा कि मेरे कितने सही है। तो चलते चलते लास्ट में, और जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दें। मुकेश गुप्ता जी का जवाब था कि स्तरीय किस एग्जाम के क्वेश्चन थे, आपने बताया नहीं। ठीक है, अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन थे भी। रश्मि मीना मैम ने कहा कि मेरे 44 क्वेश्चन सही है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। संजय गुजर ने कहा कि मेरे 50 में से 44 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बात है। और विजय बहादुर सिंह ने कहा कि इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दीजिए। तो विजय जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं टेलीग्राम पे सिर्फ करंट की पीडीएफ उपलब्ध करा सकता हूँ, इसकी मुझे खेद है कि मैं उपलब्ध नहीं करवा सकता हूँ। बिना आंसर करवा सकता हूँ क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं होता। 1-2 मैंने ट्राई की थी उसके बाद। प्रकाश कुमार ने कहा 9 बजे क्लासेज व्याख्या था कि इंतजार को जरूर, अभी कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। निकेश समारिया, थैंक यू आपको भी। मान मीणा ने, आपकी मेहनत को सलाम है, आपको भी सलूट है मान मीणा जी। जो विद्यार्थी मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े और मेहनत कर रहे हैं ना, मैं उन सभी को सलूट करता हूँ, जो जिंदगी में वास्तविक रूप से गर्व फक्र महसूस करेंगे। और मैं उनसे वादा करता हूं कि अगर आप इसी प्रकार मेहनत करोगे, आप निश्चित तौर पे लक्ष्य को प्राप्त करोगे, और आपका सिलेक्शन 101% है। मेरी दुआ आपके साथ है। निहारिका जाट ने कहा 41 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। पूजा विनू ने कहा नाइस क्लास, आपको धन्यवाद। पूजा विनू ने एक क्वेश्चन पूछा था कल भी, हरियाणवी नस्ल की भैंस गाय की है, भैंस की नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपका सही जवाब है। लेकिन वहां मैंने क्वेश्चन भैंस पूछ लिया, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, नस्ल हरियाणवी आगे को हरियाणवी क्षेत्र में होगा। इतना दबाव, इतना मानसिक दबाव, इतनी छोटी सी उम्र में दबाव क्यों डालते हो अपने दिमाग पे? आपको पढ़ना होता है। जो आपको लगा कि मैंने हरियाणवी भैंस बोल दी है तो हरियाणवी भैंस गाय, अब क्वेश्चन भैंस का है तो भैंस का है, बस उस क्षेत्र में आ गया। इतना ज्यादा प्रेशर मत लिया करो। प्रवीता ने कहा 5 गलत है, बहुत अच्छी बात है।
ममता बिश्नोई कहते हैं सर जी क्लास के एंड में एक क्वेश्चन जरूर दिया करो, तो प्लीज क्लास के एंड में एक क्वेश्चन। तो ममता बिश्नोई जी, मैं आपकी बात को स्वीकार करते हुए अभी एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि सारे विद्यार्थी उसको कर सको ताकि सारे विद्यार्थी उसको कर सको। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? सारे विद्यार्थी इसका जवाब दे देना। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? तारीख समेत किस किस के बीच हुई? इसका जवाब दे देना। ममता बिश्नोई जी, आपका काम हो गया। सुनीता कोजुरा ने कहा 46 क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। ममता खानवाली 48 क्वेश्चन है। सेनु बरार थैंक्स आपको भी। दिलीप सिंह ने कहा गुड इवनिंग आपको भी। सेनु बार गुड इवनिंग। परविता ने कहा खम्मा गणी आपको भी। और राजगोला जी राधे राधे शुभ संध्या। पूजा शर्मा गुड इवनिंग। और डॉक्टर मनीष पारिक जी वेलकम आपको। तो इसी तरह लगातार निरंतर बड़े रहिए। सुबह के करंट अफेयर्स की क्लास के कमेंट में सुबह पढ़ूंगा, तो आप निरंतर इसी प्रकार मेहनत कीजिए। निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों को चुमेगी। मैं कहता हूं आप तैयारी रखिए, आपकी सफलता आपके पीछे पीछे फिरेगी, आप आगे जाओगे और वो आपका इंतजार करेगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।